हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की हमारी वीडियो है क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो भी 2026 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में अपेयर करने जा रहे हैं। उनके बायोलॉजी की ये सीरीज़ है, तो हम उसका चैप्टर करवा रहे हैं आनुवांशिकता तथा जैव विकास, हेरिडिटी एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। जो आपका चैप्टर है आपके साइंस बुक से चैप्टर 9 है और बायोलॉजी का ये चैप्टर है। तो इसका हम करने जा रहे हैं वन शॉट। ऑलरेडी पार्ट्स में वीडियोस पोस्टेड हैं इस चैप्टर के, जाके हमारे चैनल के साइंस के प्लेलिस्ट में आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। 4 पार्ट में ये पूरी चैप्टर खत्म की गई है, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है। होपफुली उन वीडियोस को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगी। पर आपको वन शॉट में अगर ये वीडियो देखनी है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसमें हमने पूरे चैप्टर को एक साथ पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपको डीप डाइव में जाना है कि अच्छे से सारे टॉपिक समझने हैं तो जाके आप पार्ट वाइज जो वीडियोस पोस्टेड हैं वो हमारे चैनल के साइंस के प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको पूरी चैप्टर एक साथ पढ़नी है, आपको रिवीजन करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसमें हम पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ने जा रहे हैं, आनुवांशिकता तथा जैव विकास। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो हमारी बिना किसी देरी के। फर्स्ट हम जान लेते हैं हम पढ़ेंगे क्या क्या। इस वीडियो को देखने के बाद आप जानोगे क्या क्या, आप नया क्या सीखोगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव हमारा है इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या क्या समझ आएंगी चीज़ें, वो है वंशागति क्या है, हेरिडिटी है क्या, आनुवांशिकता है, वंशागति है क्या, जीन, गुणसूत्र और डीएनए की भूमिका क्या है, उसका रोल क्या है, वो है क्या, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। जीन्स इंपॉर्टेंट है, गुणसूत्र, डीएनए, ये सारी चीज़ें, क्रोमोसोम गुणसूत्र को बोलते हैं और डीएनए तो है ही। ये तीनों चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है, इनका क्या रोल्स है हमारे लाइफ में, हमारे इवोल्यूशन में, या फिर जो हमारी हेरिडिटी है, जो हमारी बनावट है हेरिडिटी की ही वजह से है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो हम समझेंगे। फिर मेंडल ने कुछ नियम दिए। उन्होंने जब वंशागति को सबसे पहले पढ़ा तो उन्होंने जब अपनी स्टडीज़ की, रिसर्च किए, तो उन्होंने कुछ नियम दिए। उन नियमों के बारे में भी हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है जीवों में, मानवों में और अन्य जीवों में भी, वो भी हम समझेंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल वाइज पढ़ लिया, बहुत डिटेल वे में पढ़ लिया ऑलरेडी। जाके प्लीज़ आप उन वीडियोस को भी देखें तब आप अच्छे से समझ पाओगे सारी चीज़ें। अभी हम देखेंगे इस वीडियो में लिंग निर्धारण कैसे होता है, वो भी हम समझेंगे। विविधता और विकास के प्रमाण, विविधता वेरिएशन जो है, जीव अलग अलग तरह के जीव हैं या एक ही स्पीसीज के जीव है लेकिन उनमें डिफरेंट ब्रीड्स पाए जाते हैं, डिफरेंट वेरिएशंस पाए जाते हैं। एक ही फल है लेकिन उसमें डिफरेंट वेरिएशंस पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो वेरिएशन क्यों है, क्यों ज़रूरी है और कैसे होता है, कैसे वेरिएशन आता है जीवों में, वो हम समझेंगे। और इवोल्यूशन, विकास क्या है, इवोल्यूशन क्या है, उसके क्या क्या साक्ष्य हैं, कैसे हम जानते हैं कि क्या प्रूफ है कि हम जानते हैं कि इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ, वो हम समझेंगे। और फिर जो मानव विकास हुआ, ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, उसकी भी रूपरेखा हम समझेंगे। वो भी कैसे हुआ, कितना समय लगा, कौन थे हमारे पूर्वज, हम कैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ, पूरा विकास हुआ, वो हम समझेंगे इस चैप्टर में। तो इतनी इस चीज़ें हमें पढ़नी है इस चैप्टर में, बहुत ही ईजिली मैं आपको समझाऊंगी। होपफुली आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना हो, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा वीडियो। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो वंशागति है, हेरिडिटी है, ठीक है। तो वंशागति और हेरिडिटी क्या है वो हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो हेरिडिटी है क्या? वंशागति वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने गुणों और विशेषताओं को अपने संतान में स्थानांतरित करते हैं। तो हेरिडिटी क्या है, इसमें क्या होता है, ये एक क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस भी आप इसे बोल सकते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू जो लक्षण हमारे पेरेंट्स में मौजूद होते हैं वो हम तक आते हैं, या फिर जो भी पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं या अन्य जीवों के भी जो पेरेंट पैर हैं, वो अपने लक्षण क्या करते हैं, जीवों तक पहुंचाते हैं, जीवों तक भेजते हैं। तो ये जो क्रिया है वो किसके द्वारा होती है, ये जो प्रोसेस है वो हेरिडिटी कहलाती है, वंशागति कहलाती है, ठीक है। यह प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, जीन्स का। जीन का जो कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम्स में पाया जाता है, ठीक है। तो हमारा डीएनए जो है वो क्रोमोसोम में पाया जाता है। डीएनए के ही एक सीक्वेंस को आप बोल सकते हो जीन, जीन के सीक्वेंस से मिलकर बना है डीएनए। डीएनए पाया जाता है क्रोमोसोम्स में। आपने पढ़ा होगा कि क्रोमोसोम्स कहाँ पे पाया जाता है, हमारे कोशिका के केंद्रक में, न्यूक्लियस में, ठीक है। और
इंसानों में, ह्यूमंस में कितने न्यूक्लियस या फिर कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं हमारे न्यूक्लियस में, तो वो 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। तो उन क्रोमोसोम्स में डीएनए जो मौजूद है वही क्या है, उसमें सारे हमारे इंफॉर्मेशन मौजूद होते हैं। हमारा जो भी बायोलॉजिकल फंक्शन है, कॉग्निटिव फंक्शन है, बिहेवियरल फंक्शन है, उसके जितने भी इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी आप, जैसे आप कोई ह्यूमन है उसे ले लीजिए, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो कहाँ में मिलती है, डीएनए में मिलती है। ठीक है, तो डीएनए क्या है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। और वहीं जीन से मिलकर बना है डीएनए। तो जीन्स क्या है, डिफरेंट जो हमारे गुण हैं, लक्षण है, ट्रेट्स हैं, उन्हें अलग अलग जीन में डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। ठीक है, अलग अलग जीन क्या करती है, अलग अलग लक्षणों को ढोती है, अलग अलग लक्षणों को रिप्रेजेंट करती है। तो आपके बाल कैसे हैं वो एक टाइप के जीन पे रिप्रेजेंट करेगा, आपका स्किन कलर क्या हो वो एक टाइप के जीन पे रिप्रेजेंट करेगा, आपकी लंबाई क्या होगी वो एक टाइप पे जीन पे वो रिप्रेजेंट करेगा, एक टाइप का कोई जीन। ठीक है, तो ये जो जीन होते हैं, आपके पेरेंट्स से जो जीन आपको मिलेगा, या तो आपको जीन मिल सकता है आपकी मदर का या फिर फादर का। ठीक है, तो उन जीन्स में से जो आप तक पहुंचेगा, जो जीन आप तक स्थानांतरित किया जाएगा, उस जीन के लक्षण आप में मौजूद होंगे। ठीक है, तो जीन ही क्या करता है, जीन की ही माध्यम से ये वंशागति, हेरिडिटी की जो प्रक्रिया है, लक्षण के स्थानांतरण, गुण और लक्षण के विशेषताओं के स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है वो होती है। ठीक है, तो जीन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वंशागति में। एग्जाम्पल इसके क्या क्या हैं, तो बच्चों के बाल कैसे होंगे, आंखों का रंग आपका कैसा होगा, चेहरे की बनावट माता पिता के जैसी होती है। तो ये सारी चीज क्या है, वंशागति के उदाहरण। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये जो पिक्चर यहाँ पे दी गई है, इसमें ये मदर है, तो जितने भी बच्चे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, सबके बाल क्या है, स्ट्रेट हैं, सीधे हैं और ब्लॉन्ड हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने, ये जीन्स कहाँ से इन्हें मिला, इनकी मदर से। ठीक है, इनकी मदर को भी इनके मदर से, इनके फादर से मिला होगा। तो आप देख सकते हैं कि जीन्स सिमिलर होते हैं जो बच्चे हैं अपने माता पिता से, तो वो जो लक्षण आए उनमें, वो उनके माता पिता के जीन्स की वजह से आए हैं। ठीक है, तो हमने वंशागति क्या है वो समझा। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक जो है वो है जीन। तो सबसे पहले हमने वंशागति समझा। वंशागति में हमने समझा कि जीन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब जीन क्या है वो हम समझ लेते हैं। जीन क्रोमोसोम है क्या, ठीक है, जीन डीएनए क्रोमोसोम है क्या वो हम समझ लेते हैं। तो जीन सबसे पहले डीएनए का अंश है। डीएनए में क्या होता है, बहुत सारे जीन्स है, तो डीएनए जो है सीक्वेंस है, ऐसे डीएनए आपको मिलता है। ठीक है, ऐसे डीएनए का सीक्वेंस है। तो ये जो सीक्वेंस है ये हो गई क्या, जीन। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है ये हो गई जीन। तो जीन डीएनए का वो अंश है जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। जीन क्या करता है, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। तो एक जीन है, एक लक्षण वो नियंत्रित करेगा। ठीक है, तो जीन क्या है, डीएनए का अंश है, वो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। वहीं क्रोमोसोम क्या है, तो धागे जैसी संरचनाएं जो जीन्स को वहन करती है। क्रोमोसोम क्या होती हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, धागे जैसी संरचना है जो क्या करती हैं, डीएनए को और जीन्स को ढोती हैं। क्रोमोसोम्स में ही पाए जाते हैं हमारे डीएनए, और डीएनए में पाया जाता है जीन्स। और ये कहाँ पे मिलती है, क्रोमोसोम हमें मिलती है, हमारा शरीर किनसे बना है, कोशिकाओं से। सारे जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना है, तो कोशिकाओं का जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वहां पाया जाता है क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम्स धागे जैसी संरचनाएं हैं जो जीन को वहन करती हैं। और मनुष्य में कितने जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23 जोड़े और 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। रिलेशन आप इससे याद रखेंगे, सबसे पहले जीन्स, फिर ये किससे बना होता है, डीएनए से बना होता है। और ये कहाँ, फाउंड ऑन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स पर मिलता है, क्रोमोसोम्स में होता है जीन्स। और ये कहाँ, क्रोमोसोम्स होते हैं कहाँ, न्यूक्लियस में। ये बात आपको क्लियर रखनी, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो वंशागति हमने पढ़ी, जो हमने पढ़ा कि कैसे पता चला कि हमारे केंद्र, कोशिका केंद्र, तो कोशिका बहुत ही छोटी सी संरचना है। ठीक है, उसके बाद कोशिका के केंद्रक को हमने स्टडी किया, या फिर किसी बायोलॉजिस्ट, किसी साइंटिस्ट ने कोशिका के केंद्रक को पढ़ा। केंद्रक में हमने जाना क्या होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में हमने जाना डीएनए होता है। अब डीएनए में हमने जाना कि जीन होता है, और वही क्या करता है, वंशागति के प्रोसेस को सफल करता है, पॉसिबल करता है। ठीक है, संभव बनाता है। तो जीन क्या है, लक्षणों को ढोता है और पेरेंट से
लक्षण उनके संतान तक आते, ये हमने जाना। तो ये सबसे पहले हमें समझाया किसने? मेंडल ने। किसने? मेंडल हैं, और इन्हें बोला जाता है द फादर ऑफ जेनेटिक्स, वंशागति के जनक इन्हें बोला जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले हेरिडिटी, वंशागति से रिलेटेड अपना लॉज दिया, अपना स्टडी पब्लिश की, ठीक है, अपनी स्टडी लोगों तक पहुंचाई। उन्होंने ही हमें सबसे पहले बताया कि जीन होती है, केंद्रक में, कोशिका में हमारे क्रोमोसोम पाया जाता है, तो वहाँ जीन्स होती है, और जीन्स की वजह से ही लक्षणों का स्थानांतरण होता है, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने क्या किए? बहुत सारे रिसर्च किए, ठीक है, और रिसर्च से ही उनके जो फाइंडिंग्स आए, उनकी वजह से अभी जो पूरा मॉडर्न साइंस है जो हेरिडिटी की स्टडी करता है उसे हेल्प मिली, ठीक है। हमें जो इतने सारे नॉलेज अभी मिले हैं, ठीक है, हेरिडिटी से रिलेटेड, जेनेटिक्स से रिलेटेड, वो कहाँ से आता है? सबसे पहले मेंडल की ही स्टडी से आता है। तो मेंडल को बोला जाता है द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप याद रखेंगे। द फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल हैं। तो मेंडल ने क्या किया? सबसे पहले ग्रेगर मेंडल, इन्होंने क्या किया? मटर के पौधों पे क्या किया? अपना स्टडी किया, ठीक है। मटर के पौधे को भी चुनने का क्या रीजन था? बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो सकते थे, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे ये कर सकते थे स्टडीज, लेकिन इन्होंने मटर के पौधों को चुना क्योंकि मटर के पौधों का जीवन काल क्या होता है? शॉर्ट होता है, उनका लाइफ स्पैन क्या है? शॉर्ट है, छोटा है। तो आप उसके शुरू से लेके अंत तक की जो पूरी जीवन काल में जो भी चल रहा है उसकी सारी स्टडी बहुत कम समय में कर सकते हो, उससे बार बार आप लगा सकते हैं। और उसमें क्या है? डिफरेंट टाइप्स के आपको मटर मिलेंगे, ठीक है। वाइट फूल वाले मटर, बैगनी फूल वाले मटर, मटर जो पूरे गोल हैं या फिर उसमें झुर्रियां हैं, ऐसे मटर। तो उससे क्या होगा? अलग अलग जो डिफरेंसेस है, वेरिएशन, इसकी वजह से स्टडी करने में आसानी होगी। इन सब रीजन की वजह से उन्होंने मटर के पौधों को चुना अपना सब्जेक्ट के रूप में, अपने रिसर्च के सब्जेक्ट के रूप में, और उस पे उन्होंने रिसर्च किया। मटर के पौधों पे, पी प्लांट्स पे उन्होंने क्या किया? प्रयोग किया। तो मेंडल जो थे वो क्या थे? एक आप बोल सकते हैं मठ में रहते थे, वो एक प्रीस्ट थे पहले, और फिर वो मठ में जैसे मठाधीश होते हैं वो बन गए, ठीक है। तो एक प्रीस्ट थे, पुजारी थे, वो क्रिश्चियन थे, वो ईसाई धर्म को मानते थे, लेकिन वो क्या थे? ईसाई धर्म के जो प्रीस्ट होते हैं वो थे, और वो एक मठाधीश भी बने, और पूरे जीवन अपने उन्होंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया। पर साथ ही साथ वो क्या थे? एक बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट थे, और उनकी ही स्टडीज की वजह से अभी जो जेनेटिक्स का फील्ड इतना बड़ा है, इतना डेवलप कर पाया है, ये बिल्कुल इनकी ही स्टडीज की वजह से हुआ है। इन्होंने हमें क्या समझाया? जो इन्होंने मटर के पौधों पे जो पूरा रिसर्च किया, इसके थ्रू इन्होंने समझाया कि लक्षण जो है जीन्स की वजह से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। इन्होंने ये बताया हमें कि कैसे जो लक्षण होते हैं पेरेंट्स और जो उनके बच्चे हैं, सिमिलैरिटीज है या फिर डिफरेंसेस हैं, अलग अलग दिखते हैं। एक ही पेरेंट्स के बच्चे होते हुए वो अलग दिखते हैं या फिर बहुत ही सिमिलर दिखते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। उन्होंने ये सारी स्टडी की, ये सारी बातें हमें बताई। तो उनके फाइंडिंग्स को देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या हमें बताया। तो मेंडल ने क्या क्या बताया? उनके एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले उन्होंने हमें बताया, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कि दो तरह के ट्रेट होते हैं, ठीक है। दो तरह के ट्रेट होते हैं, लक्षण होते हैं। एक लक्षण होता है डोमिनेंट ट्रेट। एक लक्षण क्या है? प्रधान लक्षण, डोमिनेंट ट्रेट, जो हमेशा दिखता है। आप बोल सकते हैं ये लक्षण मजबूत होता है, तो जो मजबूत होगा वो नजर आएगा, ठीक है। और एक वीक रिसेसिव ट्रेट, मंद लक्षण होता है, जो वो नजर नहीं आते हैं, ठीक है। तो दो तरह के लक्षण हमारे अंदर मौजूद है, क्योंकि हमारे अंदर दो तरह के जीन्स मौजूद हैं। एक जो हमारे फादर फिगर से है, एक जो मदर फिगर से आया है। तो दो तरह के जीन्स है, लेकिन उनमें से जो डोमिनेंट जीन होगा उसके लक्षण हमें दिखेंगे, ठीक है। और जो रिसेसिव ट्रेट होते हैं, मंद लक्षण होते हैं, वो नजर नहीं आते, वो छिपे रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जब मटर के पौधों पे अपना एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेरिमेंट भी हमने बहुत अच्छी तरह से समझा है, वो जाके आप वीडियो देखेंगे, डिटेल्ड जो वर्जन है हमारा, उसमें मैंने अच्छे से समझाया ये जो भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस जो था वो उन्होंने कैसे किया था। हम भी यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस की मदद से उन्होंने इन दोनों ट्रेट्स के बारे में हमें समझाया। तो उन्होंने क्या किया? दो तरह के मटर के पौधों को लिया, ठीक है। दो तरह के मटर के पौधों को उन्होंने लिया। एक मटर का पौधा क्या था? लंबा था, और एक शॉर्ट था, ठीक है। एक लंबा है, एक शॉर्ट है, दो तरह के मटर के पौधे हैं। और एक जो मटर, इसमें उन्होंने बस जो फर्स्ट उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसमें उन्होंने सिर्फ एक लक्षण पे स्टडी की, वो थी लंबाई, जो मटर के पौधे हैं उसकी लंबाई। तो उन्होंने देखा कि अगर जो डोमिनेंट ट्रेट है वो
जो टॉल वाला है, यहाँ पे डोमिनेंट जो जीन होते हैं, अलील होते हैं, उन्हें हम कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। तो डोमिनेंट जो जीन है वो अगर टी वाला है, ठीक है, और शॉर्ट जो है उसे हम शॉर्ट स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डोमिनेंट ट्रेट जहां भी आ गया, ठीक है, तो वही ट्रेट नजर आएगा। तो जब इन्होंने इन दोनों प्लांट्स में क्रॉस ब्रीडिंग करवाया तो क्या हुआ, सारे पौधे क्या हुए, लंबे हुए। ठीक है, सारे पौधे क्या हुए, लंबे हुए। तो फर्स्ट जनरेशन जो था टॉल और शॉर्ट को जब इन्होंने इसमें क्रॉस करवाया तो सारे पौधे जो F1 जनरेशन हुए वो टॉल हुए। ठीक है, तो मोनोक्रॉस ब्रीडिंग में इन्होंने बताया कि जो भी डोमिनेंट ट्रेट होता है, जो मजबूत लक्षण होते हैं या फिर जो प्रधान लक्षण होते हैं वही दिखेंगे, वही आगे संतति में वही लक्षण नजर आएगा, वही लक्षण जाएगा, स्थानांतरित होगा। ठीक है, दूसरा अब उन्होंने क्या बताया, जो उन्होंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया था वो सारे एक्सपेरिमेंट्स की मदद से उन्होंने डायहाइब्रिड जो उन्होंने क्रॉस किया था उसकी मदद से उन्होंने दो लक्षण पढ़े थे। ठीक है, पहले उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने बस एक लक्षण लंबाई को देखा, डायहाइब्रिड में उन्होंने दो लक्षण देखे कि लंबाई भी है और साथ ही साथ वहां पे जो मटर का शेप है उसमें भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, तो उन्होंने इन दोनों एक्सपेरिमेंट के बाद हमें तीन लक्षण बताए, तीन नियम बताए, तीन रूल्स बताए। ठीक है, वो जो नियम थे मेंडल के तीन नियम वो हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद ही इसी तीनों नियम में हम दूसरा अपना जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया वो समझ लेंगे। ठीक है, तो मेंडल्स 3 लॉज ऑफ हेरिडिटी जो है, मेंडल के तीन जो नियम है उनमें सबसे पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रधानता का नियम। ठीक है, जो अभी हमने देखा कि उन्होंने जो बताया था मेंडल के एक्सपेरिमेंट में कि जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वही नजर आता है, वो हम अच्छे से समझ लेते हैं कि डोमिनेंट ट्रेट जो है वो क्यों नजर आएगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रधानता का जब उन्होंने नियम दिया तो उन्होंने बताया एक जीन जोड़े में प्रधान जीन का प्रभावी दिखाई देता है। तो जीन जोड़ा जो है हमारे अंदर दो पेरेंट फिगर है, तो उनसे एक एक जीन मिला तो हमारे अंदर एक जोड़े जीन है। ठीक है, तो एक जोड़ा जीन है मतलब दो जीन है, तो दो जीन में जो डोमिनेंट जीन होगा उसके लक्षण नजर आएंगे, उसका ही लक्षण दिखेगा। तो डोमिनेंस प्रभुत्व का नियम कहता है कि जब किसी जीव में किसी एक लक्षण के लिए दो अलग अलग मौजूद हो अलील, तो एक लक्षण के लिए दो अलील मौजूद हों तो उनमें से एक अलील दूसरे अलील की अभिव्यक्ति को दबा देता है। मतलब जो आप बोल सकते हैं दो जीन हैं, दोनों जीन में जो डोमिनेंट होगा वो नजर आएगा और दूसरा जो मंद लक्षण जिसमें होंगे वो लक्षण दब जाएंगे, यही यहाँ पे बोला जा रहा है। तो दो अलग अलग अलील मौजूद हैं तो उनमें से एक अलील दूसरे अलील की अभिव्यक्ति को मतलब दिखना, वो दिखे सामने नजर आए उससे वो दबा देगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे प्लांट है, टी से हम दिखा रहे हैं किसको, लंबे प्लांट को। इसमें जो दोनों अलील्स हैं, ठीक है, हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, दो अलील से रिप्रेजेंट करते हैं हम एक जीन को। तो इसमें जो जीन है वो लंबाई वाला है और दो अलील यहाँ पे हैं डोमिनेंट टी, दोनों टी यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं कैपिटल टी है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इस पौधे में लंबा होने का लक्षण डोमिनेंट है, मजबूती से है, वही दिख रहा है। और इस पौधे में क्या हुआ, इस पौधे में जो अलील्स हैं वो क्या है, दोनों स्मॉल टी हैं। इसका मतलब इनमें मंद लक्षण प्रभावी है, क्या है, मंद लक्षण ही नजर आए क्योंकि इसमें डोमिनेंट कोई लक्षण है ही नहीं, दोनों मंद लक्षण है और मंद लक्षण ही दिखेगा। लेकिन जब इनमें ब्रीडिंग करवाया जाएगा, इन दोनों पौधों में ब्रीडिंग करवाया जाएगा, संकरण करवाया जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमने यहाँ पे लिख दिया टी, फिर यहाँ पे लिख दिया टी। ठीक है, अब इन दोनों को कर दे मल्टीप्लाई और फिर इन दोनों को कर दे मल्टीप्लाई, हमें क्या मिलेगा, टी से किया तो हमें टी आया। अब इस टी को भी इस टी से करेंगे तो फिर टी आया, टी आ रहा है डोमिनेंट वाला, फिर टी आ रहा है स्मॉल वाला। इसमें भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद टी डोमिनेंट टी स्मॉल, फिर हमने इस टी को इस स्मॉल टी से किया तो क्या आया, टी डोमिनेंट, डोमिनेंट वाला हमेशा हम आगे लिखेंगे। ठीक है, टी डोमिनेंट टी स्मॉल, फिर हमारे पास आया यहाँ पे टी डोमिनेंट टी स्मॉल। ठीक है, होपफुली आपको ये दिख रहा है। तो इनमें क्या हुआ, चारों जो हमारे पास प्रोडक्ट्स है, चारों जो रिजल्ट है उसमें से आप देख सकते हैं सब में डोमिनेंट वाला जो टी है वो मौजूद है, डोमिनेंट वाला टी जो कैपिटल टी है वो मौजूद है। जब हमने ब्रीडिंग करवाया और जो ब्रीडिंग के बाद जो पौधे जन्म लेंगे उसमें क्या हो रहा है, सब में
टी डोमिनेंट मौजूद है। तो डोमिनेंट टी जब मौजूद होगा तो सारे पौधे क्या होंगे, लंबे होंगे। क्यों? क्योंकि जो डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मेंडल ने हमें दिया वो हमें बताता है कि जो डोमिनेंट लक्षण होगा वो क्या करेगा, रिसेसिव लक्षण जो है, रिसेसिव ट्रेट है, उसे दबा देगा। ठीक है, तो रिसेसिव जो ये जीन है, अलील है, उसके लक्षण हमें उसके लक्षण हमें नजर नहीं आएंगे। तो ये जो चारों आप बोलेंगे कि मैम इसमें तो स्मॉल टी हमें दिख रहा है, लेकिन जब स्मॉल टी के साथ डोमिनेंट टी दिखेगा तो डोमिनेंट वाले का ही लक्षण हमें नजर आएगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है, मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है, तीनों लॉ में फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो यही कहता है कि प्रधानता का नियम ये कहता है, या प्रभुत्व का नियम ये कहता है कि जो दोनों अलील्स में से डोमिनेंट अलील होगा उसके लक्षण हमें नजर आएंगे, उसका लक्षण क्या होगा, अभिव्यक्त होगा। ठीक है, अब हम दूसरा लॉ समझते हैं। फर्स्ट लॉ होपफुली आपको समझ में आ गया। और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, विभाजन का नियम। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जीन के जोड़े गैमेट्स के निर्माण के समय अलग हो जाते हैं। तो जीन के जो जोड़े होते हैं वो गैमेट्स के निर्माण के समय अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक आप बोल सकते हैं जो जीन का निर्माण होता है, तो सेग्रीगेशन में क्या होता है, जोड़े जो हैं वो अलग हो गए। ठीक है, जीन का जो जोड़ा है वो अलग हो गया, अलील्स अलग हो गए। ठीक है, उसके बाद विभाजन का नियम कहता है कि किसी जीव में एक किसी लक्षण के लिए मौजूद दो अलील अलग हो जाते हैं और गर्भाणु में अलग अलग जाते हैं। ठीक है, तो यानी माता पिता क्या करते हैं, अपने प्रत्येक गर्भाणु में केवल एक अलील प्रदान करते हैं। यह नियम मेंडल ने मटर के पौधों पर किए गए प्रयोगों से प्रतिपादित किया। उन्होंने मटर के पौधों पे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बताया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है, मैटरनल और पैटर्नल अलील्स क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। आप में एक जोड़ा ही अलील जाएगा, एक जीन मिला हमें अपने पेरेंट से, अपने माता से, एक मिला अपने पिता से, तो उनके जो जीन्स हुए वो क्या हुए, अलग हो गए। ठीक है, एक जोड़े जीन में, एक जोड़ा जीन में बस एक ही जीन हमें मिला मदर से अपने, और उनके एक जोड़े जीन में से बस एक ही मिला हमें, तो जो जीन्स हुए वो अलग हो गए। तो ये जो सेग्रीगेशन का नियम था वही उन्होंने बताया कि जीन के जोड़े जब गैमेट्स का निर्माण होता है तो वो अलग अलग हो जाते हैं। एक हमें माता से मिलता है, एक हमें अपने पिता से मिलता है। तो प्रत्येक माता पिता क्या करते हैं, अपने प्रत्येक गर्भाणु में केवल एक अलील प्रदान करते हैं। यह नियम मेंडल ने मटर के पौधों पर किए प्रयोग से समझा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेग्रीगेशन में क्या हुआ, जब क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं, मतलब संतति का निर्माण होता है, तो क्या होता है, मैटरनल और पैटर्नल अलील जो है वो अलग अलग हो जाते हैं और एक एक ही जीन हमें मिलता है, एक एक ही अलील हमें मिलता है, क्योंकि एक ही जोड़ा होना चाहिए। तो एक मदर से है, एक पिता से आया। ठीक है, तो ये जो अलग हुआ, उनके जीन्स में जो अलगाव आया वही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यही है उन्होंने बताया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है, और क्या होता है, जब गैमेट्स का निर्माण होता है तो जीन के जोड़े अलग अलग हो जाते हैं, उनमें अलगाव आता है। ये सिंपल सा लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, विभाजन के नियम का। तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। उन्होंने क्या बताया, तीसरा जो लॉ दिया उन्होंने स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, उसमें उन्होंने बताया अलग अलग लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से विरासत में मिलते हैं। ठीक है, जो जीन्स हमें मिले वो क्या थे, अलग अलग लक्षण सभी जीन होते हैं। ठीक है, तो आधा हमें मिला अपने मदर से, आधा हमें मिला अपने फादर से। ठीक है, तो अलग अलग जीन अलग अलग लक्षण लेके आते हैं, और वो अलग अलग लक्षण जो है, अलग अलग जीन जो है स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं हमारे अंदर। स्वतंत्र संगठन का नियम कहता है कि अलग अलग लक्षणों के जीन अपने अपने तरीके से अलग होते हैं और अगली पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से संयोग करते हैं। ठीक है, अलग अलग जीन मिलकर अलग स्वतंत्र रूप से संयोग करके एक अलग ही कॉम्बिनेशन बनाते हैं और जिसके लक्षण हमारे अंदर नजर आते हैं। यानी एक लक्षण के अलील का विभाजन दूसरे लक्षण के अलील के अलील पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है, तो एक लक्षण के अलील अगर विभाजित हो गए तो दूसरे लक्षण का जो अलील है उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, उसका लक्षण अलग हमें नजर आएगा, इसका लक्षण हमें अलग नजर आएगा। यह नियम मेंडल ने मटर के पौधों पर किए गए द्विलक्षणीय क्रॉस से के प्रयोगों से समझाया। द्विलक्षणीय क्रॉस जब उन्होंने हमें समझाया तो उन्होंने पहले वाले में क्या किया था, जो मोनोहाइब्रिड हमने पढ़ा, संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसमें उन्होंने बस एक ही लक्षण पढ़ा। लेकिन द्विहाइब्रिड जब उन्होंने क्रॉस किया तो इसमें उन्होंने दो लक्षण पढ़े। एक था कि राउंड था, हमारा बीज जो था राउंड था, गोल था और येलो था।
पीला था, और दूसरा जो बीज था वो क्या था, झुर्रियों वाला था और ग्रीन था। उन्होंने इसे रिप्रेजेंट किया राउंड और रिंकल्ड को। राउंड को किया उन्होंने रिप्रेजेंट कैपिटल आर से, और रिंकल्ड को उन्होंने रिप्रेजेंट किया स्मॉल आर से, ठीक है। रिंकल्ड मतलब झुर्रियों वाला, और उन्होंने वाई येलो वाले को रिप्रेजेंट किया कैपिटल वाई से, और ग्रीन वाले को रिप्रेजेंट किया स्मॉल वाई से। तो इनमें से आपने जाना होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जब आपने पढ़ा होगा, जब मैंने आपको समझाया, तो ये क्या होते हैं, अलील टूटते हैं, और टूट के बस एक ही आता है, कहाँ, गैमेट, संतान में, ठीक है। पेरेंट से जब अलील टूटता है तो एक ही आता है। तो यहां से एक आया आर, डोमिनेंट आर, क्योंकि दोनों डोमिनेंट आर हैं तो डोमिनेंट आर मतलब कैपिटल आर आ गया, दोनों कैपिटल वाई हैं तो एक कैपिटल वाई आ गया। ये थे गैमेट, संतति जो है वो कैसा आ गया, आर वाई, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों डोमिनेंट हैं, दोनों डोमिनेंट हैं, राउंड होगा येलो होगा। और दूसरा जो आया गैमेट, उसमें क्या हुआ, ये स्मॉल आर, रिंकल्ड आर वाला स्मॉल आर आया, स्मॉल वाई। तो इसमें क्या है, डोमिनेंट आर वाई है ही नहीं, तो जो इसमें लक्षण रिंकल्ड और ग्रीन है वो नजर आएगा। अब जब इन दोनों में क्रॉस ब्रीडिंग करवाया गया, इन दोनों में क्रॉस करवाया गया, तो F1 जनरेशन में जो नजर आएगा, वो मैंने क्या बोला, F1 जनरेशन में जो नजर आता है मोनोहाइब्रिड में, आपने पढ़ा होगा, उसमें जो डोमिनेंट लक्षण है वो नजर आता है। तो यहाँ पे आर वाई और आर वाई मिलके, आर आर एक साथ हम लिखेंगे, एक तरह के लक्षण एक साथ लिख दिए, वाई वाई एक साथ, लेकिन इन दोनों में आप देखोगे डोमिनेंट वाला आर वाई आ गया है। तो जो F1 जनरेशन होगी, इस जनरेशन में क्या होगा, जो डोमिनेंट लक्षण होंगे वो हमें नजर आएंगे। तो हमें बिग आर कैपिटल आर की वजह से ये जो बीज हुआ है ये क्या हुआ है, राउंड हुआ है और येलो हुआ है, ठीक है, राउंड और येलो। अब इनमें क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया, ठीक है। इनमें क्या किया गया, ये जो हमें बीज मिला है, इससे जो पौधे हुए इसमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया। तो इसमें तो हमें राउंड येलो वाले बीज मिल रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, राउंड है और येलो है। अब इनमें जब करवाया गया, क्या करवाया गया, इनमें जब करवाया गया सेल्फ पॉलिनेशन, तो क्या हुआ, ये जो बीज आए, गैमेट जो आए, वो हमें कैसे मिले, तो ऐसे मिले, कैसे मिले, ऐसे। क्या हुआ, आर आर वाई वाई से हमें करवाया गया जो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन था, स्वपरागन। तो जो हमें जो संतति मिली वो किस अनुपात में मिली थी, 9:3:3:1। कैसे, 9 जो संतान हुई थी, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो 9 संतानें हुई थी, ठीक है, ये क्या थी, राउंड और येलो थी, ये क्या थी, राउंड और येलो। फिर जो 3 संतानें हुई वो कैसी हुई, वो रिंकल्ड और येलो हुई। वो कैसी हुई, रिंकल्ड और येलो, क्योंकि इसमें क्या था, रिंकल्ड वाला लक्षण मौजूद था, उसमें डोमिनेंट आर नहीं था, तो ये रिंकल्ड हो गए। डोमिनेंट वाई था इसलिए ये येलो है। अब जो 3 हुए वो कैसे हुए, राउंड और ग्रीन हुए। वो कैसे हुए, राउंड और ग्रीन, क्योंकि इसमें डोमिनेंट आर मौजूद था और इसमें डोमिनेंट वाई नहीं मौजूद था, तो ग्रीन हो गए, राउंड और ग्रीन। और एक जो हुआ वो क्या हुआ, वो हुआ रिंकल्ड और ग्रीन, क्योंकि उसमें डोमिनेंट वाला कोई भी लक्षण नहीं मौजूद था। लास्ट वाला जो आया वो आया आर आर वाई वाई, इसमें डोमिनेंट कोई लक्षण नहीं मौजूद थे। तो एक जो बीज हुआ वो क्या हुआ, हमारा रिंकल्ड और ग्रीन हुआ, ठीक है। तो ये पूरा उन्होंने लक्षण समझाया कि जो जीन्स होते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें इसी से समझ में आता है, द्विसंकरण ब्रीडिंग से, द्विसंकरण क्रॉस से, कि उन्होंने बताया जो भी आप यहाँ पे देखोगे, एक जरूरी नहीं है कि अगर जो लक्षण यहाँ पे मौजूद हैं वो सारे बीज एक जैसे हो जाएं, या फिर एक लक्षण आए तो दूसरा लक्षण नहीं नजर आए, ऐसा नहीं होता है। हर लक्षण स्वतंत्र रूप से नजर आते हैं, हर लक्षण का क्या है, स्वतंत्र, अपने अपने तरीके से वो अलग होते हैं और अगली पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से संयोग करते हैं और वहां पे नजर आते हैं। जो भी डोमिनेंट होगा वो नजर आएगा, डोमिनेंट वाला नहीं है तो जो मंद लक्षण है वही नजर आएगा, रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। तो द्विलक्षणीय क्रॉस, डिहाइब्रिड क्रॉस के प्रयोग से उन्होंने समझाया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि कैसे स्वतंत्र वर्गीकरण के वजह से जो लक्षण होते हैं वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, उन पे एक अलील का क्या होता है, एक लक्षण के अलील का विभाजन का, जो एक लक्षण के अलील है उनका विभाजन जब होता है तो उसका प्रभाव दूसरे लक्षण के अलील पर नहीं पड़ता। सब इंडिपेंडेंट है, सब इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अपने लक्षण बस अपने जीन्स पे प्रभाव पड़ेगा, दूसरे जीन्स पे नहीं पड़ेगा, ये सिंपल सी बात है। तो ये हमने समझा जो द्विसंकरण, द्विलक्षणीय संकरण था उसके बारे में, और 3 लॉ हमने
पढ़ लिया। 3 लॉ कौन कौन से हमने देखे? हमने सबसे पहले देखा लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें बताया गया जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वो दिखेगा। दूसरा अब हमने देखा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि जब गैमेट्स का निर्माण होता है तो वो जीन्स जो है वो उनका विभाजन होता है, ठीक है। 2 एलील जो मौजूद होते हैं वो अलग हो जाते हैं जब गैमेट का निर्माण होता है, और एक पेरेंट फिगर से हमें मिलता है, एक पेरेंट फिगर से मिलता है, तो एक मदर फिगर से मिलता है, एक फादर फिगर से मिलता है, और उससे फिर अलील का निर्माण होता है हमारे अंदर, जिनका निर्माण होता है। तो ये क्या होते हैं? प्रत्येक गर्भाणु में केवल एक अलील देते हैं हमें अपने माता पिता, और ये मटर के पौधे पे जब उन्होंने प्रयोग किया तो ये नियम उन्होंने हमें समझाया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। फिर लास्ट जो थर्ड लॉ था वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उन्होंने बताया कि जो अलग अलग लक्षणों के जीन होते हैं वो अपने अपने तरीके से अलग होते हैं और अगली पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से संयोग करते हैं और स्वतंत्र रूप से दिखता है वो लक्षण, ठीक है। और एक लक्षण के अलील के विभाजन का प्रभाव दूसरे लक्षण के अलील पर नहीं पड़ता। ये जो RRYY है ये लक्षण है और इसे अलील्स बोला जाता है। जो R हमने लिखा, Y लिखा, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लक्षण को आप जिस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं लिख के, वो अलील है, ठीक है। तो RRYY जो हमने लिखा, R राउंड का लक्षण, राउंड जो लक्षण है, गोल लक्षण है, ट्रेट हो गया, उसे हमने बिग R से दिखाया, कैपिटल R से, तो वो अलील है। तो जो अलील्स आए वो क्या थे? जो आपने देख सकते हैं इतने सारे जो लक्षण थे, 4 लक्षण है यहाँ पे, गोल होना, पीला होना, हरा होना और झुर्रीदार होना, 4 लक्षण है। चारों लक्षण अलग अलग तरीके से यहाँ पे संयोग कर रहे हैं और अलग अलग नजर आ रहे हैं, ठीक है। कोई भी एक लक्षण का प्रभाव दूसरे पे नहीं पड़ रहा है। तो यही था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो 3 लॉ हमने मेंडल के समझ लिया है। होप आपको समझ में आ गए होंगे तीनों लॉज। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अब लिंग निर्धारण और विविधता समझेंगे। लिंग निर्धारण कैसे होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ठीक है। तो यह प्रक्रिया, लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया है, यह तय करती है कि जो संतान होगा, गैमेट होगा, वो क्या होगा, नर होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। तो यह क्या होता है, कौन डिटरमाइन करता है? हमारा सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है। अब मनुष्यों की बात कर लें, एक्स या वाई से नियंत्रित होता है, इसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जो हमारा 23वां जोड़ा है, ठीक है। ये किसमें पाया जाता है? मेल्स में। ह्यूमन की हम बात करें तो हमारा जो लिंग निर्धारण का सिस्टम है वो XY क्रोमोसोम सिस्टम है, ठीक है। XY से लिंग निर्धारण हमारा होता है। तो फीमेल में जो जितने भी क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो है क्या? X क्रोमोसोम है, ठीक है। XX से हम उसे डिनोट करते हैं। लेकिन जो मेल क्रोमोसोम है, वो लास्ट जो क्रोमोसोम है वो XY होता है, और ये Y क्रोमोसोम जब जाएगा तब संतति क्या होगी? मेल होगी। और अगर XX ही क्रोमोसोम चला गया फीमेल से भी और मेल से भी, तो संतति क्या होगी? फीमेल होगी। इस तरह से मनुष्यों में क्या होता है, जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है वो होती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है उस समय निषेचन की जो क्रिया होती है, एग से हमें एक्स मिला और स्पर्म से हमें एक्स मिल गया, तो क्या होगी? गर्ल होगी। XX क्रोमोसोम किसका होता है? गर्ल्स फीमेल्स में पाया जाता है। और अगर एक्स से हमें एक्स क्रोमोसोम, एक्स से तो एक्स ही मिलेगा फीमेल्स में, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम ही पाए जाते हैं। मेल में वाई क्रोमोसोम भी पाया जाता है। तो अगर मेल का वाई क्रोमोसोम के साथ एग के एक्स क्रोमोसोम मिल गए निषेचन की क्रिया के समय, तो बॉय होगा, क्योंकि वहां XY क्रोमोसोम आ गए, ठीक है। तो ऐसे होता है मनुष्यों में लिंग निर्धारण। तो ऐसे मनुष्यों में लिंग निर्धारण होता है। अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है। ZW सिस्टम है किसी में, ह्यूमंस में मेल पे डिपेंड करता है जो लिंग सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया। बर्ड्स में क्या होता है? फीमेल पे डिपेंड करता है, उसमें OW क्रोमोसोम होते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। और रेप्टाइल्स में कैसे होता है? जो तापमान होगा, जब अंडे देते हैं रेप्टाइल, जो तापमान होगा, टेम्परेचर होगा, उस पर डिपेंड करता है कि वो फीमेल होगा गैमेट संतान या फिर मेल होगा, ठीक है। तो ऐसे हर जीव में अलग अलग सिस्टम है। ह्यूमंस में ऐसे होता है लिंग निर्धारण। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि लिंग निर्धारण हमने समझ लिया, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो जो विविधता आती है, वेरिएशन है, वो क्यों है, ठीक है। विविधताएं जो है, अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि वंशागति की वजह से जो समानता है वो हमने समझी, लेकिन समानता के साथ साथ विविधता भी तो है। हम सारे जो संतानें सारी वो सेम नहीं होती अपने पेरेंट्स फिगर से, सिमिलर होते हुए बहुत सारे डिफरेंसेस है। तो वो क्यों है वो भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं वेरिएशन है क्या। व्हाट इज वेरिएशन? विविधता है क्या? तो हर संतान अपने माता पिता जैसी होती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। हर जो संतति है, गैमेट है, वो अपने
पेरेंट फिगर से मिलती है, पेरेंट जो उनके हैं उनसे समान होती है, सिमिलर होती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं होती। आप भी अपने सेम अपनी मदर की तरह या फादर की तरह नजर नहीं आते, ठीक है। तो ये क्यों है? विविधता, वेरिएशन हमारे अंदर मौजूद है, इस वजह से है। ये छोटे छोटे अंतर जो है वो विविधताएं कहलाती हैं, वेरिएशन कहलाती हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे ये विविधता का एक उदाहरण हो गया। जैसे ये एक ही स्पीसीज है, कैट है, लेकिन आप देख सकते हैं सब क्या है, अलग अलग ब्रीड्स हैं। कैट है लेकिन सब में वेरिएशन है, कैट में इतने सारे वेरिएशन और भी अभी हम 9 यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये अलग अलग ब्रीड है। तो ये जो वेरिएशन आया, ये वेरिएशन जो है वो क्यों यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, वो कैसे आता है, ठीक है तो सारे कैट है लेकिन सब एक दूसरे से इतने अलग क्यों दिख रहे हैं। और है भी, अगर कैट का एक फैमिली आपने देखा और सब एक जैसे दिख रहे हैं तो वो तो समझ में आता है कि सेम जीन्स उनके माता पिता से उनके अंदर आया है, लेकिन ये जो डिफरेंस आ गया वो क्यों आया, वो कैसे आया, वो अब हम पढ़ते हैं। तो हर संतान अपने माता पिता जैसी होती है लेकिन पूरी तरह से नहीं, और ये जो छोटे छोटे अंतर हैं ये विविधता कहलाते हैं। तो इसके 4 कॉज हैं। कौन कौन से कॉज हैं? एक है जीन रिकॉम्बिनेशन, दूसरा है म्यूटेशन, तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फोर्थ है एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने जब रिप्रोडक्शन हम पढ़े थे तो पढ़ा था लैंगिक अलैंगिक जनन, और लैंगिक जनन में जो संतानें होती हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसी ही होती हैं, संतानें जो होती है अपने पेरेंट जैसी। लेकिन लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है जहां पे नर और मादा जो पेरेंट्स है वो भाग लेते हैं, तो वहां पे डिफरेंसेस दिखता है, वेरिएशन दिखता है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया तीसरा रीजन, और फोर्थ रीजन है एनवायरमेंटल इफेक्ट। पर्यावरण के भी कारण की वजह से, पर्यावरण में चेंज की वजह से भी क्या होता है, हमें वेरिएशन, विविधता देखने को मिलती है। तो अब ये चारों रीजन कैसे इंपैक्ट करते हैं वेरिएशन को, वो अब हम देखते हैं। कितने तरह तरह के जो वेरिएशन है जीवों में वो क्यों है। तो पहला हमने क्या पढ़ा था, पहला जो कॉज है वेरिएशन का वो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, आनुवांशिक पुनर्गठन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान माता पिता दोनों से आने वाले जीन आपस में मिलकर एक नया संयोजन बनाते हैं। तो हमने क्या बताया था अभी तक जब हमने पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो आपको एक जीन अपनी माँ से मिला, दूसरा अपने पिता से मिला, तो उन दोनों का क्या हुआ, अलग अलग जीन्स है उन दोनों में, और जब उन दोनों के एक एक जोड़े में से टूट के आया हुआ जीन हमारे अंदर आया, तो जब वो जीन मिला तो एक न्यू कॉम्बिनेशन बना, ठीक है, 2 मिलकर एक कॉम्बिनेशन बना। तो इसके वजह से क्या होता है, एक नया संयोजन बना, तो नया संयोजन की वजह से नए लक्षण दिखने लगते हैं। तो ये भी रीजन है कि विविधता नजर आती है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब कॉम्बिनेशन होता है 2 अलग अलग जीन्स का, तो उसके फिर एक नया ही जीन डेवलप होता है और उसके लक्षण क्या होंगे, नए होंगे, वो पुराने लक्षण जैसे नहीं होंगे। तो इसमें नई विशेषताएं पैदा होती है। नया संयोजन क्या करता है, जो रिकॉम्बिनेशन हुआ वो नया विशेषता पैदा करेगा। एग्जाम्पल में क्या है कि किसी बच्चे में माता पिता की आंखें और बालों का रंग, ठीक है, कोई बच्चा आपने देखा होगा कि अगर उसके पेरेंट्स के बाल घुंघराले कर लिए हैं तो उसके भी बाल कर लिए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने देखा होगा ऐसे भी पेरेंट्स से दोनों पेरेंट्स के बाल कर लिए हैं लेकिन बच्चे के बाल स्ट्रेट है, तो क्यों हुआ वो, उन दोनों में पेरेंट्स फिगर में हो सकता है रिसेसिव ट्रेट्स मौजूद हो स्ट्रेट हेयर वाले बाल का, और रिसेसिव जो ट्रेट्स है वही लक्षण फिर आगे वाले गैमेट में चला गया, आगे वाले संतान में चला गया। तो रिसेसिव वाले जब दोनों लक्षण आ गए तो रिसेसिव ट्रेट ही नजर आएगा, डोमिनेंट वाला, क्योंकि स्थानांतरित नहीं हुआ है उस पर्टिकुलर संतान में, ठीक है। तो उसके बाल हो गए स्ट्रेट। तो ये क्यों हुआ, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से हुआ, आनुवांशिक पुनर्गठन की वजह से हुआ। इन सब चीजों का हम यूज करते हैं किसमें, जब हम नए नए क्रॉप्स उगाते हैं। अभी आप देखते होंगे कि पहले बहुत सारे ऐसे अभी हम क्रॉप्स देख रहे हैं जो पहले नहीं होते थे, ठीक है। जैसे हम सिंपल एक फल की बात कर ले, केला, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि केला शुरू से ही जो बनाना है वो ऐसा नहीं दिखता था, ऐसे लंबे केले या मीठे नहीं होते थे, या बीज जो बिल्कुल अभी नहीं वैसे नहीं होते थे। केला पहले जो होता था वो ऐसा होता था, कैसा, ये जो जंगली केला है ऐसा होता था, ये छोटे होते थे साइज में, पल्प जो है बहुत कम होता था, बीज का आकार बहुत बड़ा है और बीज ही भरे हुए हैं। लेकिन हमने क्या किया, इसका क्रॉस करवाया दूसरे तरह के केले से, जिसमें क्या हुआ होगा, या फिर क्रॉस किसी चीज से करवाया, इसका क्या किया, जेनेटिक
रिकॉम्बिनेशन, आनुवांशिक पुनर्गठन किया हमने, और इसमें क्या हुआ, फिर इस केले को हमने इसमें चेंज किया। अब इस न्यू जो केला अभी आ रहा है उसमें क्या हो रहा है, बीज बिल्कुल नाम मात्र है, पल्प ज्यादा है और केले लंबे हैं। तो ये पॉसिबल कैसे हो पाया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, हमने क्या किया, जीन को चेंज किया, और अब जो नए पौधे हैं वो ऐसे फल देते हैं, ऐसे केले देते हैं। पहले वो ऐसे देते थे, अब वो ऐसे देते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे आप फल, सब्जियां, बहुत सारे फूल देखते होंगे जो पहले नहीं होते थे, अब अवेलेबल है मार्केट में। बहुत सारे ब्रोकली आप देखते होंगे, या फिर गोभी जो है, कॉलीफ्लावर, उसमें भी नए नए कलर हैं, नए नए टाइप हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं, कैबेज के भी बहुत सारे कलर हैं, वो क्यों है अवेलेबल, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की ही वजह से। ठीक है, हम मॉडिफाई कर रहे हैं उनको। ठीक है, तो इसकी वजह से वो अब जो है विविधता, वेरिएशन है हमारे। एक फ्रूट जो एक ही टाइप का होता था, अभी 5 तरह के सेम फ्रूट आ रहे हैं। ठीक है, तो वो क्यों अवेलेबल है, विविधता, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से। जो फर्स्ट कॉज है, किसका हमने पढ़ा, कॉजेज ऑफ वेरिएशन, विविधता में जो कारण है वो पहला था जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब दूसरा रीजन हम देखेंगे वो है म्यूटेशन। वो क्या है, म्यूटेशन। तो जीन या डीएनए में अचानक परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं। जीन या डीएनए में अचानक परिवर्तन हो गया। अभी हमने फल फूल में जो मैंने चेंजेस बताए थे वो हम करते हैं, वो क्या है, ह्यूमन वहां पे इंटरफेरेंस है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अचानक से जीन या डीएनए में परिवर्तन हो जाता है बहुत सारे रीजन की वजह से। तो ये बहुत छोटे स्तर पे होता है, या सिर्फ ये कभी कभी देखने को मिलता है, और कभी कभी ये बड़े बदलाव भी ला देता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा गया है, नीली आंखें, बालों का नया रंग, कुछ रोग जैसे सिकल सेल एनीमिया, ये म्यूटेशन की वजह से है। ठीक है, म्यूटेशन जीवों को पर्यावरण के अनुसार बदलने की क्षमता देता है। म्यूटेशन क्या करता है, जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अडेप्ट करें। अभी हम पढ़ेंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि वही सर्वाइव कर पाएगा जो समय के अनुसार खुद को बदलेगा, अडेप्ट करेगा। ठीक है, तो हमने वो पढ़ा, उसमें कौन हेल्प करता है, हमारी एडेप्टेशन में हेल्प करता है म्यूटेशन। ठीक है, जीवों को एडेप्टेशन में म्यूटेशन हेल्प करता है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, आप देख रहे होगे ये व्हाइट पिकॉक। व्हाइट पिकॉक क्या हुआ, म्यूटेशन की वजह से ये व्हाइट है। इसके जो पेरेंट्स थे हो सकते हैं ब्लैक होंगे, लेकिन उनमें वही सेम सिचुएशन आया, जो ट्रेट्स थे, जो क्या थे, मंद ट्रेट्स थे, रिसेसिव ट्रेट्स थे, वो क्या हुए, उन्होंने संतानों में आगे स्थानांतरित कर दिए। इसकी वजह से क्या हुआ, जो मन थ्रेड्स हैं वही बस नजर आते हैं, इनमें कोई कलर नहीं है अवेलेबल, बस ये वाइट है। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाए, ये पिकॉक की प्रजाति है, ज्यादा नंबर्स में नहीं है पर यहाँ पे हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो ये म्यूटेशन की ही वजह से है। ठीक है, तो दूसरा रीजन क्या था वेरिएशन का, वो था म्यूटेशन। अब तीसरा रीजन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले था जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब प्रजनन की प्रक्रिया होती है तो दो अलग अलग माता पिता के जीन मिलते हैं। जब क्या होता है, अलग अलग माता पिता के जीन मिलते हैं तो इसलिए संतान क्या होती है, यूनिक होती है। सिंपली क्या होता है, अलग अलग जीन मिल रहा है ऑब्वियसली, तो संतान क्या होगी, यूनिक होगी। सेम जीन नहीं आ रहा है, अलग अलग जीन आ रहा है, इसकी वजह से संतान क्या होती है, यूनिक होती है। भाई बहनों का एक ही माता पिता से होना, फिर भी अलग अलग दिखना। ठीक है, भाई बहन हुआ, आपने देखा होगा बहुत सारे सिबलिंग्स एक जैसे नहीं दिखते, बिल्कुल अलग अलग नजर आते हैं। क्यों हुआ, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वो संभव हो पाए, क्योंकि अलग अलग जीन्स उनमें आए हैं। आप बहुत बार देखोगे ट्विंस भी हैं, ये दोनों क्या है, ट्विंस हैं, लेकिन ट्विंस भी अलग दिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि हो सकता है जीन्स इनमें अलग अलग गए होंगे। तो ये दोनों ट्विंस है, बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन की वजह से। ठीक है, तो तीसरा रीजन ये था। अब फोर्थ रीजन है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस। जीवों में विविधता का एक कारण इन्वायरमेंट भी, हमारा पर्यावरण भी हो सकता है। उसके कुछ प्रभाव हैं, अगर उसके प्रभाव आप पे पड़े, नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है। कुछ अंतर पर्यावरण के कारण होते हैं जो जीन नहीं बल्कि बाहरी परिस्थितियों से आते हैं। अभी तक हमने जो तीनों रीजन पढ़े थे वो जीन्स की वजह से हो रहे थे। ठीक है, लेकिन ये क्या है, बाहरी रीजन की वजह से, इन्वायरमेंटल पर्यावरणीय रीजन की वजह से भी चेंज आ सकता है। वो क्यों, तो पौधों की ऊंचाई मिट्टी और पानी पर निर्भर करती है। पौधे भी क्या है, जीव है, और उनकी ऊंचाई या फिर वो कितना जिएंगे, कैसे फल देंगे, वो किस पर डिपेंड करता है, उनके जेनेटिक जो उनका कॉम्बिनेशन उस पर नहीं करेगा, उनके जो बाहरी इन्फ्लुएंसेस है, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस है, उस पर करता है। ठीक है, तो त्वचा का रंग भी क्या होता है हमारा, हम बाहर धूप में निकलते हैं, हमारा त्वचा का रंग तो ऐसे, अगर आप मान लीजिए फेयर हो, लेकिन अगर आप बाहर जाओगे, सन में ज्यादा देर रहोगे तो आपको टैनिंग हो जाती है, तो आपका क्या होता है, स्किन कलर चेंज हो सकता है। अगर आप ऐसे जगह पे रहो जहां
हमेशा धूप होती है या फिर टेम्परेचर बहुत हाई है तो स्किन के कलर में चेंज आता है। तो ये क्यों है? जीन्स ने यहाँ पे, जीन्स का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो वेरिएशन के कॉज में लास्ट कॉज था एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं पौधा, यहाँ पे अगर सनलाइट आप पौधे को देंगे या फिर मिट्टी अच्छी है तो क्या होगा? पौधा हेल्दी होगा। लेकिन वही सनलाइट नहीं अवेलेबल है एनवायरमेंट, आप ऐसे आपने ऐसे एनवायरमेंट में रख दिया पौधे को जहाँ पे सूर्य की प्रकाश उसे नहीं मिल रही, तो पौधा क्या होगा? मर जाएगा। तो ऐसे ही क्या होता है, बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिन्हें गर्म प्रदेश में रहना है। अब गर्म प्रदेश में क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से कभी बारिश हो जा रही है, कभी ठंड ज्यादा पड़ जा रही है, तो वो क्या होंगे? वो जीव खतरे में आ जाएंगे। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर ने उनके एग्जिस्टेंस को इफेक्ट किया, तो क्या कर रहे हैं? या तो अडेप्ट कर लेंगे या वो नष्ट हो जाएंगे। अडेप्ट करेंगे सिचुएशन के साथ, खुद को ठंडे प्रदेशों में रहने लायक बनाने लगेंगे, या फिर वो उनकी प्रजाति पूरी नष्ट हो जाएगी। तो इन्वायरमेंट भी इन्फ्लुएंस करता है विविधता को। तो 4 रीजन हमने देखे विविधता के: जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो विविधता, जो वेरिएशन मौजूद है पृथ्वी पे, अलग अलग जीव, एक ही जीव, बहुत तरह के, बहुत सारे फूल फल पौधे, बहुत हर तरह के इंसान, वो क्यों है? इन चारों रीजन की वजह से, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, म्यूटेशन या फिर लास्ट हमारा एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से। तो ये भी हो गया हमारा कॉजेज हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस क्या है, वेरिएशन क्यों जरूरी, क्यों इतने अलग अलग जीव जरूरी हैं, क्यों सबका एग्जिस्टेंस जरूरी है। तो विविधता जीवों को क्या करती है? बदलते पर्यावरण में जीवित रहने में मदद करती है और नए प्रजातियों के निर्माण का कारण बनती है। तो विविधता, वेरिएशन क्या करती है? अगर आप, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि अगर कोई जीव ठंडे प्रदेशों में रहता है और वहां पे क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, स्लोली होता है ये सारी चीजें लेकिन बढ़ता जा रहा है। अब वो अगर उस सिचुएशन के साथ, उस चेंज के साथ खुद को नहीं बदलेगा तो वो क्या होगा? वहीं पे उसकी रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी, संख्या धीरे धीरे घटेगी और वो जीव नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसने क्या किया? धीरे धीरे उस टेम्परेचर को अडेप्ट किया, उस टेम्परेचर में जो बढ़ती जा रही है टेम्परेचर, उसके साथ खुद को अडेप्ट किया, ढल गया उस सिचुएशन में, और आगे की जो संतति आएगी उसमें अगर सेम लक्षण गए तो क्या होगा? धीरे धीरे वो क्या करेंगे? गर्म प्रदेशों में भी रहने लायक खुद को बना लेंगे, तो उनकी प्रजाति क्या होगी? नष्ट नहीं होगी। तो ये विविधता के वजह से ही पॉसिबल हो पाया कि बहुत सारी प्रजातियां खुद को अडेप्ट कर लेती हैं नए नए सिचुएशन में और बदलते सिचुएशन में, और वो अभी तक जीवित हैं। जैसे आपने देखा होगा वो गिरगिट, कैमेलियन जो होती है वो क्या होती है? वो क्या करती है? अपने आप का कलर बदल लेती है, अपना रंग बदल लेती है, जिस इन्वायरमेंट में जाती है उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज कर लेती है। इससे क्या होता है? उससे कोई भी जो प्रेडेटर है उसका हंट नहीं कर पाता, शिकार नहीं कर पाता और वो जिंदा रहती है। ऐसे ही मैंने जब डिटेल्ड वीडियो में काले मौत का उदाहरण दिया था कि इंडस्ट्रियल एरिया जो होती है वो क्या होती है? ज्यादा प्रदूषण वहां होता है, इसकी वजह से वहां के जो एरियाज हैं वहां पे कालापन ज्यादा होता है, गंदे हो जाते हैं एरियाज। या फिर आप बोलोगे अगर ऐसे कोई इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे बहुत धुआं हो रहा है तो वहाँ धुएं की वजह से वो सारी बिल्डिंग्स काली पड़ने लगती है, और वहाँ के जो मौत हैं ज्यादातर क्या होते थे? किस कलर के होते थे? भूरे। लेकिन अगर आप ब्लैक किसी कपड़े पे मान लो कुछ भूरा रख दोगे तो वो ज्यादा हाईलाइट होगा, दिखेगा, और प्रेडेटर जो शिकारी होते थे उसको वो भूरे मौत नजर आते थे दूर से ही, और उसका शिकार इतना होने लगा कि उनकी संख्या घटने लगी। लेकिन भूरे मौत जो थे उन्होंने क्या किया? उनमें ये चीज मौजूद थी, ये जिन मौजूद थे उसमें थोड़ा थोड़ा वो मेलानिन मौजूद था, ठीक है। तो उन्होंने इस लक्षण को आगे बढ़ाया और उनके जो नए जनरेशन आए उनमें क्या हुआ? ब्लैक मॉथ्स की संख्या बढ़ने लगी, और इंडस्ट्रियल एरिया में अभी आप देखोगे तो ज्यादा ब्लैक मॉथ्स अवेलेबल होती हैं, ब्लैक मॉथ्स होती हैं, तो वो अपने एनवायरनमेंट में खुद को छिपा लेती हैं और प्रेडेटर से बच जाती हैं। इससे क्या हुआ? मॉथ की जो प्रजाति है खत्म नहीं हुई, नष्ट नहीं हुई, वो उतने ही नंबर में है, बस कलर उनका बदल गया है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? वेरिएशन की ही वजह से पॉसिबल हो पाया है। तो नई प्रजातियों के निर्माण का भी कारण ये बनती है। अब नई प्रजाति बनी ना, मौत क्या थे? पहले से बुरे होते थे, अब वो काले भी मौत नजर आते हैं। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो पहले एक तरह के होते, बहुत अब उनमें वेरिएशन मिलता है। जैसे हमने कैट्स के ब्रीड देखे, एक तरह की कैट्स होती थी, पर जैसे जैसे वो अलग अलग इन्वायरमेंट में गए, अलग अलग तरह के प्रदेशों में गए और उनके अकॉर्डिंग खुद को ढाला, तो अलग अलग ब्रीड बनती गई, अलग अलग प्रजातियां बनती गई। तो ये विविधता को जन्म देती हैं और विविधता की वजह से ही वो उनकी इतनी सारी ब्रीड्स हैं, नई प्रजातियां हैं। जैसे
ये जो पक्षी थी पहले सबके बीट्स क्या होते थे, एक जैसे ही होते थे, लेकिन डार्विन ने क्या किया, डार्विन जो है उन्होंने इसी चीज को पढ़ा। डार्विन भी एक साइंटिस्ट है मेंडल की तरह, जिन्होंने विविधता वेरिएशंस को पढ़ा, जीवों को पढ़ा, उनके इवोल्यूशन को पढ़ा, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो पक्षी हैं उनके भी बीट्स पहले जो चोंच होते थे एक तरह के होते थे, लेकिन अभी आप देखोगे जिस एरिया में, जिस जियोग्राफिकल एरिया में जो अलग अलग पक्षी हैं वहां पे जो शिकार है, आप बोल सकते हो वहां पे जो भोजन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग उनके चोंच बन गए हैं, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कोई एरिया है जहां पे आपको ऐसे चोंच की जरूरत पड़ेगी जहां आपको कोई कीड़ा खाना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने चोंच को विकसित करोगे, ठीक है। तो अलग अलग पक्षी जिस एरिया में रहते तो वहां पे जिस तरह के भोजन की क्या थी, पूर्णता थी, उस तरह से उनका चोंच विकसित हुआ। और अलग अलग पक्षियों में आप देखोगे उनकी चोंच क्या है, अलग अलग है। वो जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं उसकी वजह से है, वो सारे उनके चोंच में जो अलग अलग हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो ये किसकी वजह से था, विविधता की वजह से ही था, ठीक है। और नए प्रजातियों का क्या हुआ, निर्माण हुआ, वो विविधता की वजह से हुआ। तो ये इंपॉर्टेंस है वेरिएशन की जो हमने समझी। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है वेरिएशन का। हमने देख लिया वेरिएशन है क्या, कॉज है, उसका क्या क्या कारण है। अब हमने देखा इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है वेरिएशन का। अब हम देख रहे हैं एवोल्यूशन, जैव विकास क्या है, जीवों का विकास क्या है। तो इवोल्यूशन है जीवों का समय के साथ परिवर्तन और नए प्रजातियों में विकसित होना, विकास कहलाता है। विकास क्या कहलाता है, जीवों का समय के साथ खुद को बदलना, ठीक है, और फिर नई प्रजातियों में भी विकसित हो जाना। बदलते बदलते आप बिल्कुल नए बन गए, आप जिस एंसेस्टर से आए वो बिल्कुल डिफरेंट थे, इतना बदलाव हुआ तो नई प्रजाति बन गई। इसे भी क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। तो एग्जांपल इसका क्या है, सबसे पहले जब एनवायरनमेंट हमारा अर्थ का रहने लायक हुआ तो यहाँ पे मछलियां आई। मछलियों से बने उभयचर एम्फीबियंस जो पानी में भी रह सकते थे, जमीन पे भी रह सकते थे। फिर रेप्टाइल्स बने, सरीसृप, फिर उससे पक्षी बने, फिर मैमल्स बने और फिर इंसान बने। यहाँ पे आप देख सकते हो, समझ सकते हो, सिंगल सेल एक कोशिकीय जीव, फिर यूनिसेलुलर बहु कोशिकीय जीव, फिर उससे ये लॉब, फिंड, ये सारे बने, एम्फीबियंस बने मछलियों से, उसके बाद रेप्टाइल्स बने, फिर ऐसे फॉर्म के बाद ह्यूमंस डेवलप हुए, ठीक है। अभी होमो सेपियंस है जो हम, होमो इरेक्टस, होमो रोबोटस, ये सारे ह्यूमंस थे, ठीक है, एंशिएंट ह्यूमंस। तो दो चार पैरों पे चलने वाले, फिर वो सीधे हो गए, दो पैरों पे चलने लगे, और फिर जो अभी होमो सेपियंस है। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ यही क्या है, इवोल्यूशन है, विकास है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है विकास में सिद्धांत जो दिया वो किसने दिया है, लमार्क ने पहला सिद्धांत दिया, वो था क्या, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज। लमार्क का पहले सिद्धांत हम पढ़ लेते हैं, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज। उसमें उन्होंने बताया उपयोग और अनुपयोग के नियम उन्होंने दिए। उन्होंने बताया कि जिस अंग का आप ज्यादा उपयोग करोगे वो ज्यादा विकसित होगी, डेवलप होगी, और जो ये अंग बॉडी पार्ट आपका यूज नहीं होगा वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रयोग से अंग विकसित होते हैं, अनुपयोग से नष्ट होते हैं। जैसे जिराफ की लंबी गर्दन, जब जिराफ क्या हुआ, अर्थ पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, ठीक है, ऐसा एनवायरनमेंट हुआ जहां पे पेड़ पौधे विकसित होने लगे, बड़े होने लगे, साइज में भी लंबे होने लगे। तो जिराफ ने क्या किया, जैसे जैसे पेड़ बड़े होने लगे उन्होंने अपनी गर्दन की साइज बढ़ाया, ठीक है। उस जैसे जैसे पेड़ बड़े हुए उन्होंने अपने गर्दन की साइज बढ़ाई ताकि उन पेड़ों से वो पत्ते खा सके और जीवित रह सके। तो जिराफ पहले छोटे गर्दन वाले प्राणी थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने ये बदलाव किया और अभी जिराफ की गर्दन सबसे लंबी है, ठीक है। तो जिराफ का भी क्या हुआ, वो उन्होंने अपने गर्दन को ज्यादा यूज किया, इसकी वजह से उनका गर्दन क्या हुआ, विकसित हो गया, उनका नेक क्या हो गया, लंबा हो गया। तो उन्हें लमार्क ने यही सिद्धांत दिया कि जिस अंग का आप ज्यादा प्रयोग करोगे वो अंग ज्यादा विकसित होगी। जैसे अभी इंसान क्या करे, पहले हमारे नाखूनों का यूज हम शिकार करते थे, खुद की रक्षा करते थे, तो नाखून अभी तक है, लेकिन अब क्या हुआ, जो मॉडर्न ह्यूमन है वो नाखून को सजाने से ज्यादा और उसका कोई उपयोग नहीं करते। तो धीरे धीरे हो सकता है 1000 साल 2000 साल में इंसानों से के बॉडी से नाखून गायब हो जाए, नष्ट हो जाए, क्योंकि उनका इंसान यूज नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे अवशेषी अंग है हमारे शरीर में जिनका पहले यूज था तो वो अभी तक है, पर अब उनका कोई यूज नहीं है। तो हो सकता है 100 सालों 1000 सालों के बाद वो हमारे शरीर में नजर ना आए। तो लमार्क का ये सिद्धांत था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में लमार्क का पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है डार्विन का सिद्धांत, जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी, प्राकृतिक चयन की थ्योरी दी। इन्होंने बताया
केवल वही जीव जीवित रहते हैं जो पर्यावरण के अनुरूप सबसे उपयुक्त होते हैं। जहां जैसा पर्यावरण है उसमें अगर आप सबसे फिट हो, उपयुक्त हो, तो आप क्या करोगे, आप जीवित रह पाओगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या है, इंडस्ट्रियल मॉथ्स, डार्क मॉथ सर्वाइव्ड इन द पॉल्यूटेड एरिया। पॉल्यूटेड एरिया में क्या है, ज्यादा नंबर में डार्क मॉथ्स हैं। जो भूरे मॉथ्स हैं वो वहां पे उनकी संख्या घट गई है, ज्यादा वहां पे डार्क मॉथ्स है। जैसे कि भैया मैंने आपको बताया काले मॉथ्स ज्यादा नजर आते हैं, तो उस एनवायरनमेंट में काले मॉथ्स क्या थे, ज्यादा फिट थे। भूरे रहोगे आप तो आपका शिकार हो जाएगा। तो उस एनवायरनमेंट में काले मॉथ क्या हुए, वहां पे उनकी नंबर्स बनी रही, लेकिन वहां से जो भूरे मॉथ हैं वो गायब हो गए। ऐसे ही कैमेलियन, इसने क्या किया, अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ये ढाल लेता है, छिप जाता है, अपने आप को हाइड कर लेता है। इससे क्या है, ये जीवित रहता है। इसी तरह बत्तख, बत्तख क्या है, बत्तख में बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो डिजाइन किए गए हैं उसे पानी में या फिर जमीन पे दोनों जगह जीवित रहने के लिए। जैसे उसके जो पैर है बहुत ही गद्देदार है, वो उससे जमीन पे भी उसे चलने में मदद मिलती है और तैरने में भी मदद मिलती है। उसके जो पंख हैं वो उसमें ऑयल ग्लैंड्स हैं, ठीक है, तो वो जब पानी में जाता है अगर भीगे भी तो वो ऑयल की वजह से वो उसके जो पंख होते हैं वो भीगते नहीं है, ज्यादा समय तक भीगे हुए नहीं रहते, भारी नहीं होते हैं, तो वो पानी में भी सर्वाइव कर लेता है और बाहर भी। ठीक है, तो तेल की जो ग्रंथियां वो मदद करती हैं इनके पंखों को भीगने से बचाने में, जिससे ये क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे से पानी में भी सर्वाइव कर पाते हैं और बाहर भी। तो ये आप देख सकते हैं डार्विन का जो सिद्धांत था नेचुरल सिलेक्शन का, कि अगर आप अपने नेचर, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को बदलोगे तभी आप जीवित रह पाओगे, वरना आपकी जो स्पीसीज है वो नष्ट हो जाएगी। तो ये डार्विन का सिद्धांत था। ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में उन वीडियोस में समझाई है जो आपको साइंस के हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वो वीडियोस जाके आप देख लें अगर आपको ये डिटेल में समझनी है। वैसे मैं यहाँ पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपका ये पूरा जो चैप्टर है एक वीडियो में खत्म हो और सारी चीजें आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। तो अभी हमने देखा इवोल्यूशन है क्या, दो थ्योरीज जो है लमार्क की और डार्विन की वो भी हमने देख ली। अब हम देख रहे हैं एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन की जो प्रमाण क्या है, कि हमें कैसे पता है कि विकास हुआ। हम हो सकता है यही सारे जीव उस टाइम थे या हम ऐसे ही नजर आते थे, पर हमारे पास क्या है, प्रूफ है इन चीजों के। तो कौन से प्रूफ है वो, तो पहला जो प्रूफ है हमारे पास अवेलेबल वो है फॉसिल एविडेंस, जीवाश्म प्रमाण। ठीक है, तो पुराने जीवों के अवशेष जो दिखते हैं, पुराने जीव सरल थे और नए जटिल हुए, तो पुराने जीवों के जीवाश्म मिलते हैं। जब हम खुदाई करते हैं या चट्टानों को काटते हैं तो वहां पे जीवाश्म जो अवशेष हैं पुराने जीवों के वो अवेलेबल है। तो वो उसमें हमें नजर आता है कि उनकी जो संरचना थी हड्डियों की वो बहुत ही सरल थी, अभी जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गई, या फिर अभी उनके जो बोल सकते हैं आप जो बनावट है शरीर की वो क्या है, ज्यादा डिफरेंट है। अभी वाले जो जीव हैं या फिर अभी वाले जो मनुष्य उनसे नहीं मिलती है, तो इससे पता चलता है वो एक अलग ही स्पीसीज थे, वो बहुत ही डिफरेंट थे, उससे अभी हम बहुत ही ज्यादा विकसित हुए हैं। तो इवोल्यूशन, विकास जो हुआ उसके सबूत हमें कहाँ मिलते हैं, जीवाश्म में फॉसिल एविडेंस के रूप में हमें मिलते हैं, जो ऐसे दबे हुए चट्टानों में या फिर जब खुदाई होती है तो निकलते हैं। तो इससे विकास का हमें प्रमाण मिलता है। फिर वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो होते हैं, अवशेषी अंग जो हैं इंसानों में, ह्यूमंस में पाए जाते हैं, वो भी क्या है, विकास के प्रमाण है। कैसे, तो अब उपयोगहीन अंग जो पूर्वजों में कार्यशील थे, ऐसे अंग जो हमारे पूर्वज क्या करते थे, उसका उपयोग करते थे, इसलिए वो अभी तक अवेलेबल है। जैसे इंसानों में टेल बोन पाया जाता है, तो वो जो टेल बोन है वो हमें बताता है कि कभी ना कभी हम में पूंछ हुआ करता था, हम भी बंदरों, एप लाइक क्रिएचर थे, बंदरों जैसे क्रिएचर थे। ठीक है, तो टेल बोन, क्योंकि उस टाइम टेल यूज होता था तो अभी तक टेल बोन है हमारे पास, लेकिन हम अभी उसका कोई यूज नहीं कर रहे, तो बहुत सालों के बाद, 1000-2000 सालों के बाद वो टेल बोन भी गायब हो जाएगी। हमारी जो बॉडी हेयर है वो भी, उसका कोई अब यूज नहीं है, तो धीरे धीरे बॉडी हेयर भी गायब हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स जो से बहुत सारे लोग हमेशा निकलवाते हैं क्योंकि ये दर्द देता है उन्हें बहुत टाइम, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसका कोई यूज नहीं है, तो ये भी धीरे धीरे गायब हो जाएगी। तो ये सारी जो चीजें थी इनका पहले यूज था तो ये अभी तक है, अब नहीं है यूज, तो मे भी आगे ये खत्म हो जाए। तो इससे हमें पता चलता है कि जो अवशेषी अंग है वो हमें बताते हैं कि जो विकास है वो हुआ है। ठीक है, ये भी प्रूफ है कि पहले इनका यूज था तो ये एक विकसित अंग थे, अब धीरे धीरे यूज खत्म हुआ तो धीरे धीरे
इनकी जो बोल सकते हैं साइज है वो छोटी हो गई या फिर इनका जो यूज है वो खत्म हो गया। तो ये अवशेषी अंग भी हमें बताते हैं। ये सारे अंग, विजडम टूथ जो हमारा पहले हम यूज करते थे क्योंकि हम जंगलों में रहते थे तो हमें शिकार करके कच्चे मांस खाने की आदत थी, लेकिन इन टूथ्स का अब यूज नहीं होता, तो ये टूथ क्या हो रहे हैं, गायब हो जाएंगे धीरे धीरे, इनका कोई यूज नहीं है, तो इन्हें निकलवाना भी पड़ता है। बहुत लोग विजडम टूथ निकलवाते हैं क्योंकि ये फिर वही उन्हें दर्द देती है, ठीक है, इनका कोई यूज नहीं है। तो ये जो अंग है अवशेषी अंग, ये क्या है, ये बताते हैं हमें कि हाँ पहले ऐसी चीजें थी जो यूज करते थे हम और अब नहीं करते, तो इसका मतलब हमारा डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है एनालॉगस स्ट्रक्चर और होमोलॉगस स्ट्रक्चर। तो एनालॉगस जो स्ट्रक्चर है, अलग अलग संरचना पर समान कार्य, संरचना अलग अलग है पर कार्य समान है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो संरचना क्या है, अलग अलग है। बर्ड की जो पंख होती है, विंग होती है, वो अलग बनी हुई है, बटरफ्लाई की विंग अलग है, बैट की विंग अलग है, लेकिन काम क्या है, तीनों उड़ने के काम करते हैं, ठीक है, तीनों उड़ने के काम में आता है। तो ये एनालॉगस स्ट्रक्चर हो गया। और होमोलॉगस स्ट्रक्चर क्या हो गया, एक जैसी आंतरिक संरचना होती है और अलग अलग कार्य होते हैं, ठीक है। ये क्या हमें बताते हैं, समान हमारे पूर्वज थे, ये हमें बताते हैं। तो आंतरिक बनावट देखिए, ये सभी आपको जैसे आप देखोगे तो आपको लगेगा हाँ ये हाथी है, ये क्या है, हाथ के ही बोन से, लेकिन ये क्या है, ह्यूमन आर्म है, मनुष्यों का आर्म है, ये चूहे का आर्म है, ये बैट का आर्म है, ठीक है। तो चूहे का आर्म और मनुष्य का आर्म कितना सिमिलर है, तो इससे पता चलता है हमारे जो एंसेस्टर्स रहे होंगे वो समान रहे होंगे, तभी हमारे जो शारीरिक बनावट है वो बहुत मिलता जुलता है, ठीक है। जैसे अभी एप लाइक क्रिएचर्स जिसकी हम बात करें, अभी भी जो एप हैं, बंदर हैं, उनसे हमारा 99-98% जीन्स मैच करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम कभी ना कभी हमारे जो पूर्वज थे या उनके जो पूर्वज थे सेम ही रहे होंगे, उन्हीं से हम अलग अलग डेवलप हुए। तो ये हमें बताता है, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, सिमिलैरिटीज और जो डिफरेंसेस हैं पर काम सेम है, ये सारी चीजें हमें क्या बताती है, समान पूर्वज का प्रमाण देती हैं, ठीक है। इससे हमें पता चलता है हमारे एंसेस्टर सेम थे और हम डेवलप हुए अलग अलग तरीके से, अलग अलग फेज में। इसकी वजह से अलग अलग जीवों में हम अभी अलग अलग स्पीसीज के तौर पे जाने जाते हैं, देखे जाते हैं। लास्ट है ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। अभी तक तो हमने देखा इवोल्यूशन के प्रमाण क्या, इवोल्यूशन है क्या, उसमें जो लामार्क और डार्विन की थ्योरी थी। अब हम देखेंगे ह्यूमंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इंसानों का विकास कैसे हुआ। तो मानव का विकास लगभग 70 लाख वर्ष पहले वानर जैसे जीवों से हुआ। 70 लाख साल लगे हमें एप लाइक क्रिएचर से अभी मॉडर्न ह्यूमन बनने में, हमें 70 लाख साल लगे। तो ये जो इवोल्यूशन की प्रोसेस है बहुत ही स्लो होती है। कैसी होती है, बहुत ही स्लो होती है। तो यहाँ पे 4 स्टेजेस आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एस्ट्रालोपिथियस शुरुआती 2 पाया जीव आप देख सकते हैं, ये क्या करती हैं, 2 पैरों पे चलती हैं। फिर होमो हैबिलिस उपकरण बनाना हमने शुरू कर दिया, हमने शिकार करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर होमो इरेक्टस हम सीधा भी चलने लगे, ठीक है। यहाँ पे शिकार कर रहे हैं, यहाँ पे सीधा चल रहे हैं। और फिर हमने क्या किया, होमो सेपियंस। अभी जो मॉडर्न ह्यूमन है होमो सेपियंस है, हम क्या है, होमो सेपियंस हैं, हम खुद को होमो सेपियंस बोलते हैं। तो हम क्या है, आधुनिक मानव हैं। तो हमारा जो विकास हुआ है 70 लाख सालों में वो ऐसे हुआ, एप लाइक क्रिएचर से। हम पहले 4 पैरों पे चलते थे, फिर 2 पे आए, फिर हमने क्या किया, अपना थोड़ा उपकरण बनाना शुरू किया, थोड़ा शिकार करना शुरू किया। उसके बाद हम पूरे सीधे हो गए, उसे हमने बोला होमो इरेक्टस। फिर होमो इरेक्टस से आए होमो सेपियंस जो अभी हम हैं, हम पूरे तरह से सीधे चलते हैं, हम शिकार नहीं करते, हम घर बना के रहते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। हमारा ब्रेन क्या है, विकसित है। जो होमो सेपियंस थे वो सबसे स्मार्ट हैं, ठीक है। तो ब्रेन विकसित हुआ, हमारे अलग अलग पार्ट्स अलग अलग तरह से विकसित हुए, हमारी भाषा विकसित हुई, कल्चर विकसित हुई। तो ये क्या है, इवोल्यूशन है, ह्यूमन इवोल्यूशन। तो लास्ट यही हमारी टॉपिक थी, ह्यूमन इवोल्यूशन लास्ट टॉपिक थी इस चैप्टर की। तो हमने इस चैप्टर को कर लिया है खत्म। होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा वंशागति क्या होती है, हमने वो देखी। वंशागति से रिलेटेड जो नियम दिए मेंडल ने वो भी देखे, और वंशागति किसके वजह से पॉसिबल हो पाती है वो सारी चीजें, जीन, गुणसूत्र, डीएनए को हमने समझा, मेंडल के नियम देखे। फिर देखा लिंग निर्धारण कैसे होता है, ठीक है, जीन्स की वजह से, क्योंकि हम जीन्स पढ़ रहे तो लिंग निर्धारण भी हमने यहाँ पढ़ लिया।
तो लिंग निर्धारण कैसे होता है अन्य जीवों में या फिर ह्यूमंस में, वो हमने जाना। फिर विविधता, वेरिएशन जो आती है वो क्यों होती है जीवों में। समानता भी हमने पढ़ी, वंशागति समान हम हैं अपने पेरेंट्स से तो वंशागति की वजह से, लेकिन विविधता भी तो है, वो किस लिए है, वो क्यों जरूरी है, वो कैसे एग्जिस्ट करती है, वो भी हमने पढ़ा। उसके प्रमाण भी हमने देखे, विविधता की वजह से भी विकास होता है, उसके भी प्रमाण हमने देखे, एविडेंस देखे। विकास क्या है उसे समझा, क्यों जरूरी है वो समझा, और कैसे अलग अलग जीवों का अलग अलग तरह से विकास हुआ, और लास्टली मानवों का कैसे विकास हुआ वो हमने इस चैप्टर में समझा। ये चैप्टर हमने कर लिया पूरी तरह से खत्म। होपफुली आपको मेंडल के जो 2 नियम थे, उन्होंने जो 2 एक्सपेरिमेंट किए और 3 जो नियम दिए वो समझ में आ गए होंगे। लमार्क और जो हमारे उन्होंने सिद्धांत दिए वो आपको समझ में आ गए होंगे, और बाकी भी जो चीज़ें मैंने आपको समझाई उसमें कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, अभी कोई भी क्वेश्चन है दिमाग में, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उन क्वेश्चंस को पूछ सकते हो, ठीक है। डार्विन की थ्योरी भी है, ढेर सारी थ्योरीज हमने पढ़ी, होपफुली आपको वो सारी समझ में आ गई होंगी। लास्टली हम बात कर लेते हैं अपने पब्लिकेशन के बारे में। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मैं फिर से बता रही हूँ कि हमारे चैनल पे पार्ट में ये इस चैप्टर को पढ़ाया जा चुका है। 4 पार्ट में मैंने ये चैप्टर पूरा पढ़ाया है, तो अभी भी मैंने डिटेल से आपको सारी बातें समझाई, लेकिन उसमें और ज़्यादा डिटेल तरीके से टाइम देके आपको मैंने सारे टॉपिक्स को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया, तो उन वीडियोस को भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लास्टली हम बात कर लेते हैं अपने पब्लिकेशन के बारे में। जो रोशनी पब्लिकेशन 17 सालों से पब्लिकेशन के क्षेत्र में काम कर रही है, और आपके लिए लेके आई है ये सारी किताबें। क्लास 10th के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए हमारे पास अवेलेबल है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत की किताबें, साथ ही साथ सोशल साइंस की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, और आपके लिए हम लेके आए आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिहाज से क्वेश्चन बैंक। 3 तरह के क्वेश्चन बैंक हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन बैंक है इसमें चैप्टर और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में हमारे पास अवेलेबल, जिसमें ईयर वाइज क्वेश्चन आपको दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बैंक चैप्टर और टॉपिक वाइज, 2 हैं उसमें ईयर वाइज दिए गए हैं, लेकिन वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट हो तो ये किताब आपके लिए यूजफुल होगी। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की भी एक बुक हमारे पास अवेलेबल है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की बुक है, क्योंकि एग्जाम में एक बड़ा पोर्शन अब ऑब्जेक्टिव का आता है, तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी जरूरी है। तो किताब आपके लिए उसमें बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। नेक्स्ट, क्लास 9 के भी अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके कोई जूनियर क्लास 9 में है, तो ये किताबें आप देख सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत किताबें क्लास 9 के लिए हमारे पास अवेलेबल हैं। फिलहाल क्लास 11th और 12th के लिए हिंदी और इंग्लिश की किताबें हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उनसे के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं। और ये किताबें आप परचेज कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट roshnipublication.com, जिसकी लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही साथ अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी हमारे प्रोडक्ट्स, हमारी सारी किताबें अवेलेबल है, वहां से भी आप इन किताबों को परचेज कर सकते हो। डायरेक्टली आपके घर तक ये किताबें पहुंच जाएंगी, और इन प्रोडक्ट्स के भी लिंक आपको वहां पे अवेलेबल मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको ऑनलाइन किताबें नहीं मंगवानी है, परचेज आपको नहीं करनी है ऐसे किताबें, तो आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी ये सारी किताबें अवेलेबल है। आपको बस बोलना है रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन सीरीज की हमें किताबें चाहिए। क्लास 9 के स्टूडेंट हो, 10th के हो, 11th 12th के हो, ये सारी किताबें होपफुली वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगी। लास्टली, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ करें शेयर। अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो तो आप इस वीडियो को करें लाइक, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल का भी बटन प्रेस कर दें, ताकि आपको फ्यूचर में जो भी वीडियोस पोस्ट हो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे चैनल पे हर सब्जेक्ट की लगभग पढ़ाई हो रही है, तो उनके वीडियोस भी अलग अलग प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, उन वीडियोज़ को भी जाके करें चेकआउट। बायोलॉजी के हों, साइंस के सारे सब्जेक्ट, मैथ्स, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सबकी पढ़ाई हो रही है, तो उन वीडियोज़ को जाके आप कर सकते हो चेकआउट। लास्टली, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।